हेलो एंड वेलकम। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं द बिज इन्फ्लुएंसर्स, जहां हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस एक्सपर्ट से, जो अपने कंटेंट के जरिए आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उनका सोशल मीडिया पर भी दमदार प्रेजेंस है। और आज इस सीरीज में हम आपकी जिनसे मुलाकात कराएंगे वो एक सीए है, सीएस है। उन्होंने आईआईएम इंदौर से एमबीए भी किया है। साथ ही उनके पास 17 साल का स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सीए विवेक बजाजी से। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू तन्वी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना वक्त हमें दिया। और सबसे पहले तो विवेक जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप स्टॉक मार्केट में 17 साल से हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं लगातार। आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मैं तो एक्चुअली फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा फैमिली में शेयर बाजार है। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन था मेरा शेयर बाजार के प्रति कि जाना इसके अंदर में। ऑल्दो मेरे पिताजी हमेशा मना करते थे, जैसे कि हम सब के फादर फिगर हमेशा मना करते थे शेयर बाजार में मत जाना। ही वॉज स्टिल पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, फिर भी वो बोलते थे शेयर बाजार में मत आना, बॉम्बे में जाओ, बॉम्बे में जॉब करो, फंड मैनेजर बनो। बट एक नेचुरल इंक्लिनेशन था कि इसके अंदर में आके ट्राई ज़रूर करना है, बिकॉज प्रॉब्ली इट इज़ देयर इन माई ब्लड। तो एक बार ट्राई बनता है। तो मैंने शुरुआत की मेरे एमबीए के बाद में। मैं बॉम्बे में जेएम फाइनेंशियल्स बोल के कंपनी है, वहाँ कमोडिटी एनालिस्ट था। और जब आप एनालिस्ट होते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि आप प्रिडिक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जब आप प्रिडिक्ट करना सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मैं ही कर लूँगा। तो आप ट्रेड करने का एक इंक्लिनेशन डेवलप हो जाता है जी। जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा एक मिथ है कि जो एनालिसिस अच्छा कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड अच्छा कर सकता है। बट मैंने ट्राई किया, 6 महीने लगे मुझे, पर करने के बाद सेटल हो गया। तो आई स्टार्टेड विद कमोडिटीज ट्रेडिंग, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में ट्रेड करता था। एमसीएक्स एक्सचेंज था। फिर मैं करेंसी ट्रेडिंग किया, फिर इक्विटी मार्केट के अंदर में अपना बेस बनाया। विवेक जी, अभी आप बता भी रहे थे कि आपके फैमिली में ऑलरेडी बैकग्राउंड था, आपके फादर उसमें जुड़े हुए थे स्टॉक मार्केट से, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि आप उसमें ना जाएं। हाँ। और ऐसा ही हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से कहीं ना कहीं घबराते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें कदम रखते ही उनके पैसे डूब जाएंगे। तो वैसे में आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे और आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, वो गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर आप 25 साल का हिस्ट्री देखें तो हर्षद मेहता देखा हमने, केतन पारेख देखा, बंसाली देखा, इतना कुछ हमने देखा है कि एक जो टिपिकल मिडिल क्लास है इंडिया का, वो कभी भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी को परसीव ही नहीं कर पाता है। राइट? ये तो पिछले 4 साल 5 साल के अंदर में, क्योंकि एक अलग कॉम आ गई इंडिया में जो मार्केट को एक अलग तरीके से देखती है। तो हमने वाइड स्केल वेल्थ क्रिएशन देखा है मार्केट से, तो एक बिलीव सिस्टम आ गया जी। लेकिन 25 साल का हिस्ट्री में देखेंगे तो वो एक हमेशा रेजिस्टेंस था। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। सिचुएशन जो पहले थी जहाँ पे कोई भी कुछ भी कर लेता था इस मार्केट में, अब नहीं हो पाएगा। बिकॉज अब जो रेगुलेटर है इंडिया का, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलेटर है, सेबी स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलेटर है दुनिया का। तो आप मार्केट से डरिए मत। लेकिन ये बात नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा ले आइए एक बार मार्केट में, नहीं जी बिल्कुल। शुरुआत करिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट से, कॉन्फिडेंस गेन करिए, अपने आप को तैयार करिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में अपना एक्सपोजर या अपना कैपिटल को और बिल्ड करिए। जी, जब बात आती है स्टॉक मार्केट की तो इसमें कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग एज अ ट्रेडर जुड़ते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहेंगे कि इन्वेस्टर क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट के ट्रेडर क्या होते हैं। देखिए, और प्रोज एंड कॉन्स भी थोड़ा समझना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर अगर लोगों को समझ में आ गया तो दे आर सॉर्टेड इन लाइफ। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं, लोग ट्रेड करने आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? एकदम क्लैरिटी का डिफरेंस ये है कि ट्रेडर कुछ भी पोजीशन लेता है पोजीशन को काटने के लिए, कि आज मैं कुछ भी ले रहा हूँ तो मैं उसको बेचने के लिए ले रहा हूँ। चाहे मैं सेम डे बेच दूंगा तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, मैं 3-4 दिन बाद बेचूंगा तो वो स्विंग ट्रेडिंग हो गया, अगर मैं महीनों भर बाद बेचूंगा तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्विंग हो गया। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर जब कोई भी पोजीशन लेता है तो माइंडसेट में बेचना नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड करने के लिए। जैसे मैं अगर किसी बिजनेस को चालू कर रहा हूँ तो मैं कभी एग्जिट करने के लिए चालू करता हूँ क्या? नहीं, मैं उसमें लाइफ टाइम बिजनेस करने के लिए जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट देयर इन दैट बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग इज जब हम शुरू करते हैं तब पहला काम यही होता है सोच में कि इससे निकलेंगे कब, ये पता होना चाहिए मुझे। प्रोज एंड कॉन्स,
दोनों के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है जी। अगर आप एक हफ्ते में 10 घंटे 15 घंटे दे सकते हैं मार्केट को या 20 घंटा दे सकते हैं तो आप ट्रेडिंग करिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने से आपको फास्टर एंट्री एग्जिट का मौका मिलता है। और ऐसे कई स्ट्रैटेजीज है, मार्केट में पार्टिसिपेट करने के तरीके हैं जो फास्टर एग्जिट और एंट्री को हेल्प करते हैं जी। लेकिन आपके पास समय नहीं है, आप दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो आप क्या करें, आप इसको ऑल्टरनेटिव वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी का पार्ट बनाइए, मतलब इन्वेस्ट करिए। तो इन्वेस्टमेंट में जब आप घुसते हैं तो बिजनेस समझते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो उन्हीं स्पेसिफिक बिजनेसेस में पैसा डालते हैं जो बिजनेस हम समझ पाते हैं जी। वेयर ट्रेडिंग के अंदर में बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा तो घुसो, प्राइस जब नीचे जा रहा होगा तो बेच दो। दोनों का माइंडसेट बहुत अलग है और बहुत डिफिकल्ट है किसी एक इंडिविजुअल के लिए दोनों में सफल होना। जी जी। हम सब राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकते जो दोनों में सफल थे जी। लेकिन अगर हम एक ही पाथ को पकड़े कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करना है तो उसका समझ के दायरा अलग है और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसका समझ का दायरा अलग है। ये समझना बहुत जरूरी है। जी। पहले मैं इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं, अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जैसा कि आपने बताया कि उसमें स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ता है और समझना पड़ता है शेयर्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, पहली बात इस क्वेश्चन का आंसर का पहली बात ये है कि ये इजी काम नहीं है। ये बोलना बहुत आसान है जी कि स्टॉक को समझना, बिजनेस को समझना, इसका मतलब एक बिजनेसमैन, एक प्रमोटर जो समझ रखता है अपनी बिजनेस की, आप भी उसी तरह की समझ डेवलप कर रहे हैं। इट इज नॉट इजी टास्क। तो जो चालू कर रहे हैं मार्केट में उनके लिए बेस्ट तरीका निफ्टी का ETF है। निफ्टी जो कि इंडिया का बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के चालू करिए। उससे क्या होगा, आपके पास 50 कंपनीज में एक्सपोजर चालू हो गया जी। अब निफ्टी की 50 कंपनीज का लिस्ट बनाते हैं, बहुत इजी है, स्टॉकेज में आपको मिल जाएगा। वो 50 कंपनीज का कम से कम आपको बिजनेस पता होना चाहिए कि रिलायंस करती क्या है, ACC करती क्या है, SDFC करती क्या है, और वो वैसे भी पता होना चाहिए चाहे आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के बारे में आपको नहीं पता है तो आपका ज्ञान अधूरा है जी। वो कंपनीज का बेसिक बिजनेस पता करने के बाद में आप फिर अगर थोड़ा डीप जाना चाहते हैं कि अब निफ्टी ETF में तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक रेगुलर हर महीना SIP मेरा चलता जा रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि 5 ऐसी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करूँ जहां पे मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब शेयर में डायरेक्ट जाऊं। डायरेक्ट जाने के लिए कंपनी के बारे में और डीप एनालिसिस करना पड़ेगा जी। तो डीप एनालिसिस को मैं 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जी। क्वांटिटेटिव मतलब फाइनेंशियल्स कि बिजनेस कैसा कर रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है क्या, एबिटा ग्रोथ हो रहा है क्या, EPS कैसा वर्क कर रहा है, डेटर्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स, जो फाइनेंस के जो मेजर टर्मिनोलॉजीज होता है ना, उन्हीं को डिकोड करना होगा, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया जी। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया मैनेजमेंट का क्वालिटी, बिजनेस कैसा आने वाले दिनों में करेगा, सेक्टर कैसा कर रहा है। ये एक प्रिजम्पशियस, एक ये सब्जेक्टिविटी होती है इसमें। आपको सेम मैनेजमेंट अच्छा लगेगा, मुझे सेम मैनेजमेंट खराब लग सकता है, राइट। तो वो इंडिविजुअल जजमेंट तैयार होता है और वो एक्सपीरियंस ही होता है। एक 18 साल 20 साल का यंग इन्वेस्टर और एक 40 साल का इन्वेस्टर में डिफरेंस होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस हमको जजमेंट देने का एक मौका देता है। तो जब आप इक्विटी स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सिस्टम बनाना होगा कि क्वालिटेटिवली क्या लग रहा है और क्वांटिटेटिवली क्या कर रहा है, और फाइनली आप ग्रेड करेंगे कंपनी को कि इस ग्रेड की है ये कंपनी। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेड अच्छा है तो हम पैसा अभी डाल देंगे, नहीं, ये तो पहला स्टेप हुआ कि कंपनी को हमने ग्रेड कर दिया। दूसरा स्टेप है किस प्राइस पे लेना है जी, क्योंकि हर अच्छी चीज हर भाव में अच्छी नहीं होती है। अगर आपको अच्छी चीज सस्ते मिल गई, जैसे फरारी अगर हमको एम्बेसडर के दाम में मिल गई, तो यही तो लॉटरी है। बिल्कुल। तो हमारा काम एज एन इन्वेस्टर यही होता है कि वेट करो, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करके बैठ जाओ, जब वो सस्ता होगा तब उसमें घुसो, क्योंकि महंगे में लेके महंगे में बेच सकते हैं, लेकिन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि आप महंगा चीज महंगा में बेचोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, वो अगर आपको एक्सेप्टेड है तो ठीक है, लेकिन अगर आप महंगा चीज सस्ते में मिले और तब लो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, तब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा प्ले कर रहे हैं।
जी विवेक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्टॉक के बारे में समझना होगा, कंपनी के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ को समझना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसके बारे में बेहतर तरीके से समझ सके? देखिए, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हुँ, जहाँ हम लोग अभी बैठे और रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। तो यूट्यूब के अंदर में ऐसे कई लोग हैं जो आपको ऑनेस्ट और अच्छा ज्ञान देने में बिलीव करते हैं। मेरा खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैं ट्रेडिंग का ABCD और इन्वेस्टिंग का पूरा ABCD सिखा दिया। जी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो पहला काम ये करना है हमको, वो सारे वीडियोस देखना है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। जी। एक कोर्स के रूप में मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। हुँ, हुँ। एक बार बेसिक को क्लियर होने के बाद में फिर हमारा माइंड बोलता है कि अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पे और डीप जाना चाहता हूँ। जी। तो YouTube एज अ प्लेटफॉर्म में बहुत डीप नॉलेज नहीं मिलेगी, ऊपर की लेवल बहुत अच्छी नॉलेज है। बिल्कुल। तब फिर आपको प्लेटफॉर्म जैसे इलन मार्केट्स हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ तकरीबन 3 मिलियन लर्नर्स है। वहां पर आपको स्पेशलाइज कोर्सेज मिलेंगे, जिन कोर्सेज में जाके वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप सीख सकते हैं। वो सब्जेक्ट इन्वेस्टिंग का भी हो सकता है, ट्रेडिंग का भी हो सकता है, बट इवेंचुअली आपको प्रीमियम चीजों, अगर प्रीमियमनेस में जाना है तो कुछ प्रीमियम चीजें लेनी पड़ेंगी, बिकॉज स्पेशलाइज सब्जेक्ट जनरली अवेलेबल नहीं होती। जी, बिल्कुल। अगर कोई भी चाह रहा है कि वो मार्केट से पैसा कमाए तो उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और आपको इनिशियली कुछ ना कुछ तो पैसे लगाने होंगे ताकि आप वो नॉलेज को गेन कर सकें। जहाँ ट्रेडिंग की बात हम कर रहे थे और आपने वही बताया कि अगर कोई हफ्ते में 15 घंटा अगर दे सकता है तो वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। Correct. लेकिन ट्रेडिंग के बारे में हमने ऐसा सुना है कि जो ट्रेडिंग में जाता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वक्त अपना स्क्रीन के सामने लगाता है और बाकी चीज़ों से वो एक तरह से वो दूर हो जाता है, टेंशन में बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में आपने जो ये जो टाइम फ्रेम बताया, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल या हम उतना समय नहीं दे सकते हैं स्टॉक मार्केट को। ये कैसे बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है कि हम ट्रेडिंग भी करें और पूरे हफ्ते में हम सिर्फ 10 या 15 घंटे दे रहे हैं? तो ये धारणा बहुत सही है कि एक बार ट्रेडिंग टर्मिनल की आदत पड़ जाती है ना, तो वो एक नशा बन जाता है और आपको हर वक्त वो ट्रेडिंग टर्मिनल चाहिए। तो एक आम आदमी के लिए ये स्वाभाविक सी बात है कि ये करना है। लेकिन देखिए, 99% पीपल डोंट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ओनली 1% मेक मनी। मेक मनी मतलब बिग मनी। जी। छोटा मोटा पैसा बना रहे हैं तो इट्स नॉट अ मनी, राइट? अब आपको वो 1% क्लब का पार्ट बनना है कि 99% क्लब? अगर आपको 1% क्लब का पार्ट बनना है तो वो सारा काम करना पड़ेगा जो वो 1% क्लब मेंबर करते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का भी अपना दायरा डिफाइन कर सकते हैं जी। कि मुझे सुबह 9:15 से 3:30 का ट्रेडिंग करना है, मुझे 9:15 से 10:15 का ट्रेडिंग करना है, या मुझे तभी ट्रेड करना है जब मेरा ट्रेड आएगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जी। आपको क्लियरली पेन एंड पेपर पे एकदम डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ही मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या मॉडल है और इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा। जी। जैसे हमने देखा ना, घोड़ों के वो आंखों में वो लगा दी जाती है फोकस के लिए कि तुम इधर उधर मत देखना, तुमको बोला गया दौड़ना, सामने दौड़ो तुम। तो शेयर बाजार में वही सक्सेसफुल होता है जिसने अपना फ्रेमवर्क बना लिया, अपना फोकस बना लिया। जी। तो ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 के बीच में कई लोग एक कंपल्सिव ट्रेडिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उनको नशा हो जाता है। और एक और बात बोलता हूँ जी। ये एक अच्छा टाइम पास है। कुछ लोग फ्री भी होते हैं जी। उनको लगता है 9:15 से 3:30 तक टाइम ही पास हो जाएगा। तो वो गलत सोच है। यहाँ पर आप पैसा बनाने आए और जो इंसान अपने समय को वैल्यू नहीं करता है, मार्केट उसको एकदम वैल्यू नहीं करता है। जी। वही पैसा आप कमा सकते हैं बाय जस्ट गिविंग 1 आवर अ डे। तो मैं क्यों 6 घंटा दिन का दूंगा? जी। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका काम ही है वो, और अगर आपका काम वो है तो आप वो करेंगे ही क्योंकि वो तो आपका काम है। जी बिल्कुल। अगर आपका काम कुछ और है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है। आप सुबह का ट्रेडिंग कर सकते हैं, दोपहर का ट्रेडिंग कर सकते हैं, शाम का कर सकते हैं, या आप तभी ट्रेड करें जब ट्रेड आ रहा है, नहीं तो आप पीछे बैठ के अपना काम कर रहे हैं दूसरा। जी। जी, और ट्रेडिंग के बारे में हम आपसे और भी बहुत कुछ जानना और समझना चाहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो 17 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बीच में मैं आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। अगर आप अपने बचपन में जाते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे फैमिली में कुछ बैकग्राउंड था, लेकिन आपका पर्सनली पैसों के साथ रिलेशनशिप कैसा था? आप पैसे को बचपन से कैसे देखते थे? किस तरीके से उसके बारे में आपने सीखा, जाना, समझा? देखिए, सब ऑल ऑफ अस हैव यूनिक फैमिली बैकग्राउंड। जी। मैं आई वाज द 4th चाइल्ड, 3 बड़े भैया। जी। तो मेरा सिचुएशन बहुत अलग था। मेरे लिए पैसा
का कमी कभी नहीं था, बिकॉज माई फादर एंड माई ब्रदर्स दे टुक केयर कि भैया इसको जो करना है। उससे फायदा ये हुआ कि मैं पढ़ लिख पाया जी। और मुझे मौका मिला तो मैंने पढ़ा। कई लोग होते हैं मौका मिलने पर भी नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे लिए मनी वॉज ऑलवेज नॉलेज, कि जितना मेरे पास नॉलेज गेन होगा, जितने मेरे क्वालिफिकेशंस होंगे, उतना मैं अपने आप को फ्यूचर रेडी कर रहा हूँ। और फ्यूचर में आप रेडी हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा तो आ ही जाएगा जी। तो सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट। एक नॉर्मल आम मिडिल क्लास बच्चा जो सिंगल चाइल्ड होता है, उसके लिए पैसा का एक अलग डेफिनेशन है कि ऑब्वियसली उसका अभाव ज़्यादा रहता है। तो उसको मैथमेटिकली करेक्ट होना पड़ता है कि इतना ही खर्चा कर सकते हैं, इतना ही रेवेन्यू आ सकता है, ट्यूशन फीस और ये सब को कैलकुलेट करना पड़ता है जी। मैंने कभी वो कैलकुलेशन नहीं किया, वो मेरे पिताजी का काम था, वो सही से उन लोगों ने कर दिया। लेकिन हाँ, जब चेतना आई, जब मार्केट के बारे में समझ आई, विच वॉज ड्यूरिंग माई CA, जब मैं CA की पढ़ाई कर रहा था, तब एक फीलिंग आ गई थी कि अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है शेयर बाजार पे, क्योंकि बैकग्राउंड है तो दिमाग लगाना चाहिए। तब से पढ़ाई लिखाई चालू कर दी मार्केट की, और पार्टिसिपेशन भी मार्केट में चालू कर दिया जी। आपने बताया कि आपने जैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री की, आपने 6 महीने का उससे वक्त दिया। पहला क्या वही समय था जब आपको लगा हो कि अब आपने स्टॉक मार्केट को समझ लिया है, शेयर मार्केट में कैसे पैसे कमा सकते हैं वो समझ लिया? शेयर मार्केट एक हैबिट है, इट इज नॉट एन ऑक्यूपेशन। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर किसी भी पैशन को आप अपने हैबिट का पार्ट नहीं बनाएंगे तो उस पैशन से पैसे नहीं बनेंगे जी। तो जब मैं CA कर रहा था, तब शेयर बाजार के बारे में सोचना एक स्वाभाविक बिहेवियर था। कैसे सोचते हैं शेयर बाजार के बारे में, कि कभी कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जी, तो आदत है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। कभी कोई रास्ते में चलते हुए होर्डिंग देख लिए तो आदत है कि अरे ये होर्डिंग में तो अच्छा पुल है, तो ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आ गया। तो एक वो क्वेश्चन करने की अप्रोच जो है ना, कि कंपनी कौन सी है जो ये काम कर रही है, ये बचपन से ही, बचपन नहीं मतलब जो एक CA के दौरान वो आदत आ गई। तो वो ही आदत अल्टीमेटली शेयर बाजार में एक मैं कहूँ पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट हो गई जी। तो मैं वो 6 महीने को नहीं बोलूंगा कि वो मेरा बेस बिल्डिंग था। बेस बिल्डिंग तो शुरुआत से ही हो गई, क्योंकि वो एक आदत, कई लोग हैं जो 11 साल की उम्र से करने सकते। वॉरेन बफेट पहला इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 या 12 साल में किया था। कैसे किया था? वो रास्ते में जा रहे थे, कोक के बहुत सारे ढक्कन उनको दिखे, उनको लगा अरे इतने ढक्कन, तो कोक बहुत पी रहे हैं क्या लोग, और उससे उनको आइडिया लगा कि अगर कोक लोग इतना पी रहे हैं तो कोक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है जी। तो जितने अर्ली आप अपने बच्चों में ये आदत डालेंगे शेयर बाजार का, उतना लॉन्ग टर्म में उनका वेल्थ क्रिएट होगा जी। आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्ट करता है, उसमें से 1% लोग ही होते हैं जो पैसा कमा पाते हैं, और 99% ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके पैसे डूब जाते हैं। करेक्ट। आप डेफिनेटली 1% वाले सेक्शन में आते हैं, तो आपने पहला जो 1 करोड़ जो आपको मिला हो स्टॉक मार्केट की तरफ से, वो कैसे मतलब वहां तक आप कैसे पहुंचे, और उस दौरान आपकी लर्निंग्स क्या थी? ओके, तो मैंने पहला 1 करोड़ बनाया अपने बदौलत ट्रेडिंग करके, और मैं कमोडिटीज के अंदर में ट्रेडिंग मैंने चालू किया था। तो आई वॉज वेरी लकी कि उस समय जब मैं कमोडिटीज में एंट्री मारा 2006 में, उस समय सोने चांदी के अंदर में तेजी थी। एंड डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज लक जी। अगर मैथमेटिकली लक को डिफाइन करना तो वही होगा, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो कमोडिटीज में तेजी थी, मैं मार्केट में घुसा, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने पैसा बना लिया। और मार्केट ऐसा है ना कि अगर आपने पहला 1 करोड़ बना लिया तो मोर देन मनी मार्केट आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, और उसका कोई वैल्यू नहीं है। आई मीन इट्स अमेजिंग। अगर आपके अंदर में बिलीफ सिस्टम आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग करके ही पैसा बना। अब वो ट्रेडिंग करके पैसा बनाने का जो एक्सरसाइज है वो इतना इजी नहीं होता है। कमोडिटीज में पर्टिकुलरली उस समय सुबह 9-10 बजे मार्केट चालू होता था, रात को 12 बजे तक खत्म होता था जी। तो 10 से लेके 12 तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना और वेट करना कि कब अपॉर्चुनिटी आएगा, कब मैं ट्रेड करूंगा, वो अपने आप में एक कैसे है ना कि वो इट्स लाइक ए तपस्या आप कर रहे हैं ना, कि साधु जैसे तपस्या करते हैं ना कि बस वेट कर रहे हैं कि कब प्रभु आएंगे। तो हम भी वही करते थे। तो पहला 1-2 साल का जो बेस बिल्डिंग है, इट वाज वेरी सीरियस वर्क। और फिर
मार्केट अंडरस्टूड कि ये बंदा सीरियस है तो पैसा देना चालू कर दिया। बिल्कुल, आपके तपस्या का आपको फल भी मिला है और आप इस अपने तपस्या से जो भी चीज़ आप सीख चुके हैं उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को अपने माध्यम से भी बताते रहते हैं और हमारी आज यही कोशिश है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आपके नॉलेज को उन तक पहुंचा सकें। यहाँ हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर कोई ट्रेडिंग करने की शुरुआत करना चाहता है, एक कॉमन पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट के बाद अब ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ सीखना समझना चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कितने पैसे के साथ शुरुआत की जा सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले लर्न टू ट्रेड सीरीज विवेक बजाज का यूट्यूब चैनल, ठीक है, इतना मैंने अच्छे से उसको बनाया है कि आपको पूरा एबीसीडी क्लियर हो जाएगा जी। उसके बाद जब आप उतरेंगे, वो जो सिखाया मैंने, जब आप इम्प्लीमेंट करने उतरेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप नुकसान करेंगे, उससे घबराना नहीं है। ओके। बिकॉज जब आप उतरते हैं किसी भी चीज में तो एक बार तो लड़खड़ाते हैं, क्योंकि आपको वो फील आने में समय लगता है, तो वो नुकसान को हमको कंट्रोल में रखना है। तो चालू करें एकदम छोटे कैपिटल से, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, उससे चालू करते हैं। ओके। और वो ऐसा कैपिटल होना चाहिए कि अगर लग भी गया तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। वो लर्निंग कॉस्ट है। मोरलेस आपको तकरीबन 1 साल से 2 साल लगेगा मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में जी। और मैं आपको उसका पाथ दे रहा हूं। पहला दिन आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ेंगे, एक कंपनी जो आपको शायद पसंद हो, जैसे रिलायंस या इमामी या कोई भी कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। आने वाले 1 महीने तक आप सिर्फ उसी कंपनी पे फोकस करेंगे, उसका बिजनेस समझना, उसके स्टॉक प्राइस को देखना, उसका एक्शन को समझना, उसमें और जो डेटा पॉइंट्स चाहिए जो स्टॉकेज में आपको मिल जाएगा, डिलीवरी कैसे हो रही है, वो सारा डिटेल मैंने लर्न टू ट्रेड में समझाया भी है जी। 1 महीने तक एक ही कंपनी, नेक्स्ट मंथ एक और कंपनी ऐड करना, तो आपके पास 2 कंपनी होंगी जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग है। तीसरे महीना 3 कंपनी, तो आने वाले 10 महीनों में 10 कंपनी को आपको पकड़ना है और उनसे दोस्ती करनी है। और ऐसा दोस्ती होना चाहिए कि अगर वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको बोल के जाएगा कि देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेना तो ले ले। वो दोस्ती बिल्ड करने में अब तो जब हम दोस्त बनाते हैं तो कितना समय देना पड़ता है ना, तब वो घनिष्ठ मित्रता होती है। और जब स्कूल के फ्रेंड है वो सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि हमने 10 साल उनके साथ बिताया है। तो एक स्टॉक पे आप 1 महीना बिताओगे तभी तो दोस्ती होगी उसके साथ। वो 10 स्टॉक 10 महीने तक, बस उसको आने वाले 10 महीने में अपने आप को आप 20 महीने में सिर्फ वो 10 स्टॉक में रिस्ट्रिक्ट कर दो और जब अपॉर्चुनिटी आए तब ट्रेड करो, आपके पैसे बनेंगे और आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हर क्वार्टर आप 4-4, 5-5 स्टॉक और ऐड करते रहिए। नेट में आपका स्टॉक यूनिवर्स होना चाहिए 50 कंपनीज। उन्हीं 50, 60 या मैक्सिमम 100 कंपनी में मेरा लाइफ है और उन्हीं में से मुझे ट्रेड आइडिया जनरेट करना है जो मुझे प्रॉफिट या लॉस देंगे, लॉस भी देंगे जी। ये समझना बहुत जरूरी है। लॉस से नहीं घबराना है, लॉस हमारा सबसे बड़ा गुरु है और प्रॉफिट हमको मार्केट में रहने के लिए मोटिवेट करता है। तो लॉस को कम रखना और प्रॉफिट को राइड करना, यही अच्छे ट्रेडर की परिभाषा है जी। आपने अपनी जर्नी में, जैसा आपने बताया कि लॉस से घबराना नहीं है, आपने भी बहुत लॉसेस देखे होंगे अपनी जर्नी में। कुछ ऐसी खास लर्निंग रही या आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा सीखा कि इसे तो बिल्कुल भी ध्यान में रखना है और यहाँ पर कहीं गलती से भी नहीं करनी है मुझे? हाँ, तो जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो लॉस में एवरेजिंग कभी नहीं करना है। जैसे वो बोलते हैं ना लोग कि मिसफील्ड में रन नहीं लेना। लॉस इज लाइक अ मिसफील्ड। तो अगर वो स्टॉक में आपने घुसा और उसको नुकसान हो गया तो अब ये सोचिए कि नुकसान को काटे कैसे। एवरेज करके एवरेज कॉस्टिंग को कम करना, ये सुसाइडल है। ये सबसे बड़ी गलती है जो सब कोई करता है जी। और जनरली क्या होता है, फलाना आदमी ने बोल दिया मैंने ले लिया, और जब कोई बोलता है उसके बाद ही स्टॉक गिरने लग जाता है जी। और मन करता है कि यार उसको बोला हुआ है तो नीचे और ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको बोला है लेने वो आपको निकलने कभी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। कहाँ से बोलेगा, उसको तो ही ना पता है कि आपने ले रखा है। तो निकलने का फॉर्मूला आपको निकालना होगा। स्टॉक में घुसने का तो अब बहुत लोग हैं जो आपको बता देंगे जी। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एंट्री स्ट्रैटेजी। उसमें लॉस बुक करना या प्रॉफिट बुक करना, दोनों उसका पार्ट बन जाता है। किस वक्त एग्जिट करना चाहिए? जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो कोई आपको नहीं बताएगा कब एग्जिट करना है। हाँ। बट क्या उसके लिए कुछ बेसिक स्टडी या कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस पॉइंट तक अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसके बाद आपको एग्जिट कर देना चाहिए? कुछ इसका कंसेप्ट के पीछे कुछ वो सारा कॉन्सेप्ट लर्न टू ट्रेड में रिकॉर्डेड है। सिंपल भाषा यही है
कि जब आप ट्रेड में घुस रहे ना, उसी समय हमको पता है हम एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड घुसने के बाद हम नहीं सोचते हैं कि हम एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड का इनिशिएशन का पार्ट ही है कि इसका एग्जिट प्लान क्या है। जनरली एग्जिट प्राइस बेस होता है कि इस प्राइस में घुसेंगे तो इस प्राइस में आएगा तो एग्जिट कर जाएंगे। जनरली इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो अगर आप ट्रेड के ओरिजिनेशन के वक्त ही बता दें कि ये मेरा प्रॉफिट टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो आधा बैटल तो आपने जीत लिया, बाकी आधा मार्केट आपके लिए लड़ेगा। अगर आप सही जा रहे हैं तो मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा या मार्केट ही आपको बचा लेगा स्टॉप लॉस हिट करवा के। जी बिल्कुल, और बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट यही कहते हैं कि अगर आपको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है तो आपने आधी जंग तो जीत ली है। आपको पता चल चुका है कि आप कहाँ तक अपने लॉसेस को मतलब रोक सकते हैं और उससे ज़्यादा आप लॉस में नहीं जाने वाले हैं। जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिल रहा है और आपने जैसा बताया कि आपकी प्लेलिस्ट लर्न टू ट्रेड से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम मिलने आए हैं, आपसे बातचीत हो रही है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी अगर कोई ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा है तो किस तरीके से स्टडी करें। अगर आप अभी हमें कुछ बता सकें उसके बारे में बेसिक्स, तो हमारे व्यूअर्स को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए करते हैं कुछ डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। एक स्टॉकेज जो कि हमने खुद ही बनाया है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू जो चार्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ये ग्लोबली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी नया इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है तो उसको बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना डेटा देखे आप पैसा बना लेंगे। ठीक है, डेटा नहीं देखना आता है तो वो सीखिए, बिकॉज वो तो है ज़रूरी है। बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ वेयर हाउस ऑफ डेटा। जितना जो आदमी डेटा को कॉम्प्रिहेंड करता है उतना वो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाता है। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो स्वाभाविक सा पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्या लेना है? जी बिल्कुल, क्या लेना है बता दीजिए, स्वाभाविक सा। तो क्या लेना है उसका जवाब हमको कहाँ मिलेगा कि क्या चल रहा है, उसी से तो मिलेगा। तो क्या चल रहा है, जैसे ट्रेंडिंग स्टॉक, प्राइस मूवर। अब जैसे आज अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन्फीबीन 19% बढ़ा है, एजिस लॉजिस्टिक्स 7% बढ़ा है, धानुका एग्रोटेक 6% बढ़ा है। तो मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए ना कि अरे ये क्यों बढ़े, तो क्या ये और बढ़ सकते हैं? अब ये कोई भी स्टॉक 20% बढ़ गया तो बहुत ही बढ़ गया। तो एक बार नीचे वाले में जाते हैं, एजिस लॉजिस्टिक्स 7% बढ़ा है, तो क्या इसमें और बढ़ने की संभावना है? ये कैसे पता लगेगा? कोई भी स्टॉक में और बढ़त हो सकती है क्या? तो टेक्निकली फंडामेंटली बिजनेस में क्या इतना वैल्यू है कि फ्यूचर में और बेटर वैल्यू दिख रहा है, वो एक फंडामेंटल व्यू है। टेक्निकली प्राइस का बिहेवियर देख के हम जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई बड़ा आदमी इसमें घुसा है और क्या लगता है कि वो बड़ा आदमी इसको और ऊपर लेके जाएगा, जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर हमेशा नेगेटिव कोनोटेशन में यूज होता है ना, हर्षद मेहता ऑपरेटर था, केतन पारेख ऑपरेटर था, बट एक बार ऑपरेटर वर्ड को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में देखिए कि किसी ने बड़ा पोजीशन बिल्ड कर रखा है। आप तो चाहते हैं ना कि मैं उसी के साथ ही चलूं, उसके अगेंस्ट नहीं जाऊं। तो अब आप ही बताइए, ये कंपनी का ये आज का स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है, आपको देख के क्या लग रहा है कि किसी ने लिया है और ये अभी तक कॉन्स्टेंटली ऊपर है, तो आप तो मानेंगे कि ये तेजी है, तेजी का घोड़ा है। ठीक है, ये आज का है। अभी पिछले 1 महीने का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। किसी ने यहां लिया था, किसी ने फिर यहां लिया, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली तेजी में है। तो जो तेजी का घोड़ा, हम तो उसी पे बैट करेंगे। जो घोड़ा नीचे जा रहा है उस पर बैट नहीं करेंगे। तो इसका हम अगर 1 साल का ग्राफ देखें, ऊपर नीचे जाता है लेकिन ओवरऑल तेजी में। तो ये स्टॉक मेरा अटेंशन में आ गया है, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब इस पे मेरे को और स्टडी करनी है कि ये कंपनी करती क्या है। तो हम फंडामेंटल में आते हैं और देखते हैं ये लॉजिस्टिक कंपनी है। अब लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में जैसे ही सोचते हैं वैसे आता है, अरे इंडिया में लॉजिस्टिक पॉलिसी भी आई थी कुछ दिन पहले, तो गवर्नमेंट भी लॉजिस्टिक को काफी सपोर्ट कर रही है। मैंने मोदी जी का सुना भी था, वो भी लॉजिस्टिक 4-5 बार यूज कर रहे थे। तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर ये कंपनी कुछ कर रही है तो अच्छी ही होगी। अब उसके बाद थोड़े फंडामेंटल पैरामीटर्स देखते हैं हम लोग कि इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, इसका पी रेशियो कितना है, इंडस्ट्री का पी कितना है, बुक वैल्यू क्या है कंपनी की। थोड़े फंडामेंटल्स देख के हम मन बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई प्राइस भी बोल रहा है ये स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटल भी बोल रहा है कि ये स्टॉक ठीक लग रहा है, तो थोड़ा पैसा डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा पैसा डालने से फायदा क्या होता है
कि हम उसको ट्रैकर में ले सकते, जी। नहीं तो आप तो भूल जाएंगे। कुछ नहीं, हमको कितना रुपए डालना है, हमको 322 ही रुपए डालना है, क्योंकि 322 रुपए का शेयर है, तो हम 500 रुपया भी ले लेंगे, एक शेयर भी ले लेते हैं, तो एटलीस्ट हम उसको ट्रैकर में डाल दिए। उसके बाद चलते हैं धानुका एग्रीटेक, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। हाँ जी जी। धानुका एग्रीटेक का स्टॉक प्राइस ये आज का है, देखिए खुला उसके बाद से स्ट्रांग है। पिछले एक साल का इसका प्राइस मूवमेंट देखें तो ये लाल है, मतलब थोड़ा वीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर में स्ट्रेंथ आ रही है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में इसमें स्ट्रेंथ है, चाहे मीडियम टर्म के अंदर में उतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो टाइम भी हो सकता है कि इसमें स्ट्रेंथ दिख जाए जी। लेकिन यहाँ पर एक मेरा सवाल ये होगा कि जैसे कि अभी हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में ये लाल निशान में था और अभी शॉर्ट टर्म में आप जैसे बता रहे हैं कि ये अभी हरे निशान में है, कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कमिंग डेज में अगर मैं इसको लेने के बारे में सोचूं तो फिर ये वापस लाल हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? लाल हो जाए तो एग्जिट कर लॉस बुक करो। हमारा सबसे, जब भी हम कुछ लेते हैं, हम लोग तो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, हम लोग कुछ लेते हैं तो मान के चलते हैं कि हमने सही लिया है, लेकिन मार्केट आपको गलत कर सकता है। तो समझदारी वही है कि अगर मार्केट गलत कर रहा है, निकलो यहाँ से, इस स्टॉक से तो निकलो क्योंकि गलत कर रहा है जी। और जो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है और लंबी अवधि में जो लाल है, वो क्योंकि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है तभी तो लंबी अवधि के लिए वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो जर्नी है छोटी अवधि से लंबी अवधि की जो ग्रीन होने की, इस जर्नी में तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसका एक मैं आपको दूसरा प्रेजेंटेशन देता हूँ। ये सेम स्टॉक पिछले एक हफ्ते में 8% तेज है, लेकिन पिछले एक साल में -1.35 है। तो आप लंबी अवधि का ग्राफ देख के आप बोलेंगे अरे यार ये तो अंडर परफॉर्मर है, शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मर है। तो ये 8% अगर यहां से और 20% होता है तभी तो ये एक साल का परफॉर्मेंस 10% होगा, तभी तो आप पैसा बनाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है? ऐसे घोड़ों को पकड़े जो शायद नंबर 1 हो जाएंगे। इट्स अ हॉर्स रेस। तो फिर क्या इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए मतलब इस तरह के स्टॉक्स में रहना चाहिए? नहीं, कमिंग डेज में ये बढ़ सकता है। इस डिस्कशन में अपने एक बार थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं। पहला, आप ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब ये सेम डे के लिए ट्रेडिंग करना हुआ, या 2-4 दिन 5 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना है जी। दूसरा, आप मोमेंटम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जब तक इस स्टॉक में मोमेंटम है मैं इसमें बरकरार हूं, जिस दिन मोमेंटम खत्म हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा, और वो मोमेंटम कब खत्म होगा कोई को नहीं पता है। तीसरा है मैं लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट होता है या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, वो स्टॉक प्राइस पे नहीं डिपेंड करता है। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो मैं इन्वेस्टेड होऊंगा। आपको ये धानुका एग्रीटेक है, ये एग्री केमिकल सेक्टर है। केमिकल सेक्टर अच्छा कर रहा है क्योंकि चाइना +1 है। कुछ फंडामेंटल रीजंस पता होना चाहिए ताकि आप कन्विंस हो जाए कि हाँ इस थीम में ये स्टॉक सही है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को देखना, भाव भगवान है, भाव बोल रहा है ये तेज है तो तेज है, भाव जिस दिन बोलेगा ये गिरेगा मैं निकल जाऊंगा जी। तो एक एग्जांपल मैंने आपको प्राइस मूवर दिया। दूसरा एग्जांपल वॉल्यूम शॉकर, ये बता रहा है कि आज कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और प्राइस भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई तो बड़ा आदमी घुसा है। जैसे नारायण हृदयालय, ये एक हॉस्पिटल चेन है, जनरली इसमें 1 लाख शेयर का काम होता है, आज इसमें 17 लाख शेयर का काम हो गया और ये 6.5% तेज है। इसका मतलब किसी न किसी बड़े आदमी ने इसमें एंट्री मारी, तो हम इसमें भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद एक और 52 वीक हाई लो, जनरली माना जाता है कि जो स्टॉक अपने पिछले एक साल का हाई के पास ट्रेड कर रहा है, चांसेस है कि वो हाई रहे। तो 52 वीक, और आम आदमी क्या करता है, 52 वीक लो का स्टॉक को लेता है। ये सोसाइटी में ये आप देखिए, ये कंपनी डिलीवरी, ग्लैंड फार्मा, NIT, ये सब 52 वीक लो में चल रहे हैं। इनको हमको नहीं लेना है, आम आदमी इन्हीं को लेता है कि जो सस्ता है उसको सस्ता है वो ले ले। हाँ, अनटिल इसमें आपको बिजनेस का आइडिया है, क्या ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अभी मार्केट ये बिजनेस को वैल्यू नहीं कर रही है तो मैं ले लेता हूं, मुझे सस्ता मिल रहा है, मैं लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा अच्छा है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। बट अगर आप प्राइस बेस्ड काम कर रहे हैं तो सस्ता कभी नहीं लेंगे, आप महंगा लेंगे क्योंकि महंगा और महंगा होने का पॉसिबिलिटी रखता है जी। तो ये कुछ फिलोसॉफीज हैं और ऐसे बहुत सारे फिलोसॉफीज है जो आप यूज करते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। तो मैंने वो लर्न टू ट्रेड में काफी कवर किया है, उससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा जी। यहाँ जब अगर हम देखें कि आजकल जो चर्चा लगातार हो रही है कि रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है,
अगर पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है वाकई मंदी आ सकती है या आगे आने वाले दिनों में आने की कुछ संभावना बन सकती है? अच्छा, हमें क्यों ये क्वेश्चन का आंसर जानना है? अगर सपोज मैं आपको बोल भी देता हूँ कि मंदी आने वाली है, तो आप क्या करेंगे? मेरा अगला सवाल यही था कि अगर रिसेशन आने वाला है, तो क्या जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है या क्या उन्हें किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स लेके चलना चाहिए? तो अगर मुझे पता है कि मंदी आने वाली है, मतलब शेयर बाजार गिरने वाला है, तो एक ट्रेडर रेडी रहेगा कि गिरेगा तो मैं बेच के कमाऊंगा। ट्रेडर दोनों तरफ का काम करता है, लेके भी काम करता है और बेच के भी करता है। जी। बल्कि एक ट्रेडर बेच के ज़्यादा पैसा कमाता है। बट अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं लॉन्ग टर्म बिजनेसेस को एवेल्युएट करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मंदी में मैं शेयर बेच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा लॉन्ग टर्म बिजनेस है। होल्ड और हमेशा याद रखिए, पिछले 100 साल का हिस्ट्री मैंने स्टडी किया है। जब मार्केट गिरता है, रिकवरी बहुत तेज आती है। और मार्केट बढ़ता है तो ऐसे 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 बढ़ता रहता है, पहाड़ बनता है। और जब गिरता है तो इट्स लाइक जो समुद्र में रहता है ना, एक आइसबर्ग, गिरा, धड़क करके रिकवर आ गई। तो मंदी का चिंता इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। ट्रेडर को एज एन अपॉर्चुनिस्ट मंदी का इंतजार करना चाहिए ताकि मैं बेच के पैसा कमा सकूं। विवेक जी, आपसे हमें आज बहुत कुछ समझने को मिल रहा है ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ हम आपके बारे में भी और कुछ जानना चाहेंगे और इसके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। सवाल मेरे होंगे और छोटा सा आपका एक जवाब होगा, जिसके जरिए हमारे व्यूअर्स आपके बारे में भी और बेहतर तरीके से जान सके। अगर आप अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो वर्ड क्या होगा? आई थिंक एक्सपेरिमेंटल। आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। आपकी हॉबी क्या है? अभी तक तो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा, बट अब तो सोशल मीडिया हो गया। आई रियली लव शेयरिंग नॉलेज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आप सोशल मीडिया पर अगर अपनी प्रेजेंस को नहीं रखते और इसके अलावा आप ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे होते, तो आप मतलब लाइक थर्ड ऑप्शन क्या होता? आप क्या बनना चाहते? मैं प्रोफेसर बन गया होता शायद। वो भी सब्जेक्ट क्या होता? आई थिंक फाइनेंस ही होता, फाइनेंस ही बिकॉज़ देयर इन द ब्लड। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 5 साल के बाद आप क्या देखते हैं? आप और किस तरीके से प्रोडक्ट या कुछ बिल्ड करना चाहते हैं या किस तरीके से लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने की सोच रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यू नो, इट इज़ सच एन इवॉल्विंग जर्नी। लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा। बट डेफिनेटली फॉर श्योर जो भी करेंगे वो लार्जर मास सबके बेनिफिट के लिए करेंगे, बिकॉज इंडिया में हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टार्टिंग हो गया है। इतने लोग फाइनेंस एज अ डोमेन के साथ जुड़ेंगे बिकॉज दे ऑल वांट टू मेक मनी आउट ऑफ देयर मनी। तो उनके लिए बहुत स्कोप है कुछ ना कुछ करने का। तो जो जो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से हम कुछ कर पाएंगे, विल कीप ऑन डूइंग। जी, सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ऐसे में कोई चेरिश्ड मेमोरी आपकी हो जहाँ पर आपको किसी आपके व्यूअर ने देखा हो और काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गए हो कि आपने उनकी लाइफ में उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना दिया है? और ये तो अभी बहुत ही रेगुलर होने लग गया है। आई मीन एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, तो आई मेट अ सिक्योरिटी पर्सन हु सॉ मी एंड ही टोल्ड मी कि सर यू हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ व्हाइल आई वाज इमिग्रेशन काउंटर पे। आई हैव सीन मेनी पीपल। सो आई थिंक ये मेरा पावर नहीं, आई थिंक ये सोशल मीडिया का पावर है दैट इतना रीच दे दिया हम लोगों को कि जो सही बात कर रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंच के दे आर चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल। और मुझे लगता है आपके एफर्ट्स यहीं पर आपको लगता होगा फुलफिलिंग, क्योंकि अगर आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है और वो कुछ बेहतर कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता होगा। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी ऑल फाइनली एस्पायर। पैसे तो एक पॉइंट के बाद में इट बिकम सेकेंडरी एंड इट शुड बिकम सेकेंडरी, बट जो इम्पैक्ट हम लोग सबको ही डाल रहे हैं दैट इज मोर रेलेवेंट। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाय फार योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? I think my best investment is on my knowledge all the time. ये जो hunger for knowledge है, hunger for doing new things and gaining knowledge to do new things, आप believe नहीं करोगे, मैं एक introvert हूँ. I have changed from introvert to an extrovert and doing what I am doing right now. That is because of my constant endeavor to नया knowledge gain करो, कैसे नया चीज़ें होती है उस पर focus करो. I think that's the best investment is the investment on you. लेकिन इसके अलावा अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता हो कि आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया हो, अगर आप बता सके? क्या होता है, देखिए हर मार्केट फॉल के अंदर में
नए लीडर्स इमर्ज होते हैं जी। और अगर आप सही टाइम पे उन लीडर्स को पकड़ लें तो जब मार्केट रिकवर करता है तो आप बहुत पैसा बनाते हैं। तो और आपके लाइफ टाइम में आपको 4 बड़े फॉल मिलेंगे, ये हिस्टोरिकली देखा गया है जी। बिकॉज साइकिल्स वैसे मूव करती है ना। बड़े फॉल जो है तो 2 मुझे मिल चुके हैं, 2008 वाला, 2020 वाला, 2 और मेरे बाकी हैं। तो एवरी फॉल आई हैव बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ मोमेंटम स्टॉक्स जिन्होंने मुझे पैसा दिया, और वो कभी 1-2 स्टॉक नहीं होते, वो 5-6 स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बड़ा पैसा देता है। तो 2008 के अंदर में जो फॉल आया था उसके लीडर्स अलग थे जी। और अभी जो फॉल आया उसके लीडर्स अलग है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन व्हिच वर्क्स, इट कैन नॉट बी वन स्टॉक। हर टाइम पे अलग अलग लीडर्स होंगे, इसलिए उसे प्रिडिक्ट करना और बताना मुश्किल हो जाता बहुत होगा। डिफिकल्ट है, यू कांट बैंक ऑन ओनली वन स्टॉक, क्योंकि पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड यू कांट हैव ओनली कंसंट्रेशन कि एक ही स्टॉक पे हमने पूरा पैसा डाल दिया। और ये छोटा कैपिटल हो तो आप फिर भी कर सकते हैं, बड़ा कैपिटल पे ऑब्वियसली आपको 5-6 घोड़ों पे बैठ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस वक्त कहें जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं नवंबर के दौरान, कोई ऐसा स्टॉक आपको लगता है इस पर हम नजर रख सकते हैं? देखिए ओवरऑल अगर आपका व्यू है और अगर मेरा आपका व्यू मैच कर रहा है इस मामले में कि आने वाला 5 साल में इंडिया का स्टोरी ज़बरदस्त है, तो 1-2 सेक्टर है जो इंडिया का स्टोरी को रिप्रेजेंट करेंगे जी। बैंकिंग, एनबीएफसी। बिकॉज किसी भी कंट्री का ग्रोथ के अंदर में उसका दिल जो होता है वो पैसा ही है, फाइनेंस। तो बैंकिंग सेक्टर में अब प्राइवेट बैंक्स भी है, पब्लिक बैंक्स भी है। मैं थोड़ा प्राइवेट बैंक्स की तरफ ज़्यादा फेवर होता हूँ बिकॉज पब्लिक बैंक्स में डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो चल जाए, बट 5 साल का व्यू में लूँगा तो प्राइवेट बैंक्स में ही मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। उसके अलावा दूसरा सेक्टर जो अब इंडिया को बनाएगा वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। जी। कैपिटल गुड्स के अंदर में हर तरह के कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा जो है ना जो इंडिया को नेक्स्ट ग्रोथ का ड्राइवर बनेगा वो सब। अब उनमें स्टॉक स्पेसिफिक बहुत हम लोग बात कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे लिए थीम इंपॉर्टेंट है, एक बार थीम पकड़ लिया उसके बाद तो स्टॉक्स आपके सामने स्टॉकेज में, उन्हीं स्टॉक्स को देख लो जहां पर हमको थीम सेटिस्फाइंग लगता है। स्टॉक मार्केट से आपकी बेस्ट लर्निंग क्या है? बेस्ट लर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज दैट यू आर नो वन, you are no one. That's why you see most of the stock market people will be extremely humble and timid, because stock market is such a big institution. ये आपको इतना कुछ सिखाता है, आप अगर अपने आप को सवा शेर मारेंगे तो पिटाई भी करता है जी। और आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जितना सीखोगे उतना वो आपको और तैयार करेगा। तो अगर आपको हम्बलनेस में जाना है तो स्टॉक मार्केट में जाइए, बिकॉज आपको अपना रियल में औकात पता लग जाता है। जी। क्या आपको लगता है कि अगर आपको अभी ये पावर मिले कि आप समय में पीछे चले जाएं और कुछ चीज़ें बदले, तो आप किस चीज़ को बदलेंगे और क्या आप जाना प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ पास्ट में। Whatever has happened, मैं तो आज ही जीऊँगा और आई एम वेटिंग फॉर टुमारो, नॉट यस्टरडे। कोई ऐसी बुक जिसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे, या तो वो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में लोगों को बता रही हो, या इन्वेस्टमेंट के बारे में ओवरऑल उनके नॉलेज को बिल्डअप कर सके? देखिए बुक्स तो काफ़ी हैं। आई एम इनफैक्ट वेरी गुड एविड रीडर ऑफ बुक्स। हमारे एक प्लेटफॉर्म इलन मार्केट्स में इलन मार्केट स्कूल है, वहाँ पर हम लोग बुक समरीज बनाते हैं जी। अब बुक एक सिंपल बुक से आप चालू करिए। अगर आपने कभी पढ़ी नहीं है बुक और शेयर बाजार में चालू करना चाहते हैं तो एक बुक है बुल बेयर एंड अदर बीस्ट जी। ये संतोष नायर है, उनकी बुक है, वो बुक से चालू करिए। ये आपको एलिमेंट्री वे में स्टोरी टेलिंग के तरीके से शेयर बाजार में क्या चलता है उसके बारे में ज्ञान दे देगा। और अगर आप चालू करना चाहते हैं तो बुक समरी है, इलन मार्केट्स/स्कूल में बुक समरी है, वो बुक समरी देख लीजिए पहले। अगर आपको बुक एक्साइटिंग लगे तब वो बुक खरीद के आप पूरा डिटेल में पढ़िए जी। इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जी, यहाँ पर एक मेरा बीच में सवाल होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा किताबें भी काफ़ी सारी हो गई हैं, लेकिन एक पर्सन जो नए इस फील्ड में एंटर करना चाहता है उसके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, बट उसमें से सही कौन सा है, ऑथेंटिक कौन सा है, वो कैसे समझे, कैसे उसे मतलब जज कर पाए? अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट, मतलब वो एक जजमेंट का तरीका कैसे हो सकता है? आज के युग में जहाँ हम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, देन एवरीवन कैन वॉइस देयर ओपिनियन ऑन इंटरनेट। आई थिंक रिव्यूज सबसे बेस्ट तरीका है।
जब आप किसी का भी यूट्यूब वीडियो देखोगे, 3-4 वीडियो देखोगे, तो आपको कमेंट्स में दिख जाएगा कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। या बुक्स जो है अमेजन में रिव्यूज़ हैं, उससे पता लग जाएगा। और मास लेवल पे रिव्यूज़ को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। छोटा चैनल 50,000 व्यूज़ वाले चैनल को मैनिपुलेट, जिनमें बहुत व्यूज़ हैं, जिनमें कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं, जनरली वो अच्छे ही होते हैं। अंत में हम आपसे एक मैसेज जाना चाहेंगे जो आप अब हमारे व्यूअर को बताएं, ट्रेडिंग को लेकर या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, मेरा सबमिशन यही है कि पहले अपने बारे में जान लीजिए कि आप कौन है। बिकॉज फलाना आदमी ने इतना रुपया कमा लिया और आप वो काम करने उतर गए, ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। अतः हम नहीं बन सकते हैं सचिन तेंदुलकर। बनना था तो पहले ही समझना चाहिए था कि मेरे में क्रिकेटिंग स्किल है, या विराट कोहली हम नहीं बन सकते। तो शेयर बाजार में आपको पता करना पड़ेगा कि आप में क्या स्किल सेट है और क्या आप और एडिशनल स्किल सेट गेन करके मार्केट में अपना एक बेस बना सकते हैं क्या। एंड इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट कि आपको कल पता लग जाएगा। इट टेक्स एटलीस्ट 2 years ऑफ एंगेजमेंट विद द मार्केट टू फाइनली फिगर आउट कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। और जब पता लग जाए कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, चुपचाप निकल जाइए। Yes, there are so many things which we can do. Why only stock market? Just because आपका नेबर बोल रहा है कि वो करोड़ों रुपए बना लिया, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका नेबर करोड़ों रुपए बनाने के बाद भी आपका नेबर है, वो अभी तक हाई पॉश नेबरहुड में नहीं शिफ्ट हुआ है। तो ये सब बोलने वाली बातें होती है कि मैंने इतना बना लिया, मैंने उतना बना लिया। उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। अपने आप को जानिए, अपनी कमजोरियों को जानिए पहले, एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू बी इन द मार्केट और नॉट। जी विवेक जी, आई थिंक ये इंटरव्यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, क्योंकि आपसे हमें इतना कुछ समझने को मिल रहा है। मुझे लगता है इसका एंड फिलहाल तो नहीं हो सकता है, बट समय की एक वो लिमिट है हमारे पास, तो इससे ज़्यादा हम और नहीं आगे चर्चा कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखने को मिला होगा, और हम चाहेंगे कि वो आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आपके नॉलेज के ज़रिए जो भी कुछ सीख पाए हैं उसे ज़रूर अप्लाई करें। जैसा कि आपने बताया भी कि शुरुआत छोटे से भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा समय दे के भी कर सकते हैं, बट वो चीज़ें सीखते सीखते अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ हम इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ पैसे हम बना पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे ना। हम जैसा आपने बोला भी कि शायद हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए ना भी लेके जाए, लेकिन हमें कुछ एक लर्निंग जरूर मिलेगी और लाइफ में हमें जरूर बेहतर करने के लिए वो मोटिवेट करेगी। आपने इतना वक्त दिया विवेक जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपसे रविवार शाम 7 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।